वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। क्लास 12th बायोलॉजी के इन्वायरमेंट सेक्शन के लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू के एमसीक्यू के लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता है कि ये वीडियो क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ बाकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सर्च कर इसको ज्वाइन करिए। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो ट्विटर और इंस्टा पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये पोल्यूशन या एनवायरमेंटल इशू चैप्टर के लास्ट एमसीक्यू है। इसका मतलब इसके पहले दो ऑलरेडी एमसीक्यू आ चुके हैं और पूरे इन्वायरमेंट सेक्शन पे हर चैप्टर का एमसीक्यू बन चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट करिए। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की जलवायु को खतरा है। ऑप्शन कह रहा है CO2 की मात्रा बढ़ने से, O2 की मात्रा बढ़ने से, O3 की मात्रा बढ़ने से और यह है N2 की मात्रा बढ़ने से। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्सेस अगर कोई भी गैस होता है तो खतरा तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी एक हद तक देखा जाए तो अगर ऑक्सीजन का मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगा, जैसे अभी 20.9% है, ये थोड़ा सा बढ़ भी गया तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उल्टा हम लोगों को फ़ायदा ही पहुँचेगा। O3 मतलब ओजोन। अब ध्यान रखिएगा, ओजोन जो होता है अगर इसकी मात्रा समताप मंडल में बढ़ती है तो ये फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा हमारे आसपास क्षोभ मंडल में बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। लेकिन जब भी सिर्फ ओजोन लिखा जाता है तो हम उसे समताप मंडल में ही मानते हैं, इसलिए O3 की मात्रा अगर बढ़ती भी है तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे जलवायु को खतरा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ जाएगी। CO2 एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ही प्रबल ग्रीन हाउस गैस है। अभी के वायुमंडलीय तापन में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CO2 की मात्रा बढ़ने से। आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। बताना है चिपको आंदोलन एक तरीके से किससे संबंधित था। ऑप्शन है वन, दूसरा है घास भूमि, तीसरा है नम भूमि और चौथा है पशु चारा। तो इसका सही जवाब होगा वन। जी हाँ, चिपको आंदोलन जंगल को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया गया था और ये शुरू हुआ था उत्तराखंड के एक ज़िले में और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। जी हाँ, इस बात को याद रखेंगे, उत्तराखंड में शुरू हुआ था, नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो जंगल को बचाने के लिए चलाया गया था। इसका नाम था चिपको आंदोलन। इसमें होता क्या था, तो जो वहाँ के इसके कार्यकर्ता थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे, अर्थात मैसेज दे रहे थे कि अगर पेड़ों को काटना है तो उसके पहले उन्हें काटना पड़ेगा। इस प्रकार से पेड़ों की सुरक्षा वे करते थे। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है 16 सितंबर, दूसरा है 21 अप्रैल, तीसरा है 25 दिसंबर और चौथा है 30 जनवरी। तो जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसने 16 सितंबर को ओजोन सुरक्षा दिवस के रूप में इसे घोषित किया है, 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर। 44 नंबर है, मीथेन का प्रमुख स्रोत होता है। आपको बताना है मीथेन का प्रमुख सोर्स क्या। मीथेन तो वैसे बहुत सारी जगहों से निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस जगह से निकल रहा है, जो ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन है आर्द्रभूमि, दूसरा है जंतु अपशिष्ट, तीसरा है धान का खेत और चौथा है लैंडफिल। आर्द्रभूमि मतलब नमी युक्त भूमि जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वो आर्द्रभूमि है। जंतु अपशिष्ट आप समझते ही हैं क्या होता है, धान का खेत जो किसान लगाया करते हैं, और फिर है लैंडफिल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्द्रभूमि। जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रूप से आर्द्रभूमि से मीथेन गैस निकलता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, आप देख सकते हैं, पाई चार्ट बनाया गया है। ये ऐसे सोर्स को दिखाया गया है कि कहाँ से कितना मीथेन रिलीज होता है, और यहाँ देख सकते हैं आर्द्रभूमि से कितना, तो 22% मीथेन रिलीज होता है, जबकि प्राकृतिक तेल गैस कोल खनन से 17%। और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था, जंतु अपशिष्ट। देखिए जंतु अपशिष्ट से सिर्फ 5% है, यहाँ देख रहे हैं 5% है। फिर हमारा अगला ऑप्शन था धान का खेत। धान के खेत को देखेंगे तो सिर्फ 13% इसका योगदान होता है हमारा। फिर अगला ऑप्शन था लैंडफिल। लैंडफिल को अगर इसमें देखते हैं तो इसका योगदान सिर्फ 6% का होता है। इसका अर्थ सबसे ज़्यादा कौन हो गया, आर्द्र भूमि। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्द्र भूमि।
अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। बताना है एसिड रेन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। आपको पता है कि पीएच स्केल क्या होता है, तो अम्लीयता या क्षारीयता मापने का एक स्केल होता है। तो बताना है अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक गलती करते हैं हम लोग। गलती क्या करते हैं, अच्छा बताना है किससे कम होगा तो अम्ल वर्षा होगा, ठीक है। तो क्योंकि अम्ल वर्षा का जो पीएच होता है ना अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक रेंज है कि यहाँ से कम अगर आता है तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो वही बताना है। आपको पता है कि उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन देख के हम समझ जाते हैं कि हम कह सकते हैं वर्षा की बूंद का पीएच मान, जल का पीएच मान अगर 7 से कम हो जाए तो वो अम्ल वर्षा कहलाएगा। लेकिन वर्षा के मतलब में ऐसा इसका मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पे अगर वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम होता है, जी हाँ ध्यान रखेंगे 5.6 या उससे कम होता है, तो उस वर्षा के पानी को अम्लीय पानी कहेंगे और उस वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। इसका मतलब 45 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 5.6। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक का काम करता है। मतलब किस तत्व की उपस्थिति से जो ओजोन का विघटन होता है, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन प्राकृतिक रूप से बनते रहते हैं और टूटते भी रहते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा तत्व है जिसके उपस्थित होने से जो विघटन होता है, ओजोन का टूटना होता है, वो ज़्यादा तेज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरीन। जी हाँ, जो प्राकृतिक रूप से ओजोन टूट रहे हैं अगर वहाँ क्लोरीन की उपस्थिति हो जाए तो वो ओजोन और तेज़ी से टूटने लग जाते हैं, इसलिए इसको कैटलिस्ट की तरह ये काम करता है ओजोन के क्षरण में। अच्छा, इसको अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए। देखिए गाने वाने बहुत सारी चीज़ें तो हम शेयर कर ही देते हैं, लेकिन कोई अच्छा चीज़ मिलता है तो उसे सबसे शेयर करना चाहिए कि सबको फ़ायदा पहुँचे। हम उम्मीद करेंगे आप अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर 48, ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है। ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और हेमियोस्फेयर। तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ध्यान रखिएगा, ओजोन जो O3 है ना, वो आपको ट्रोपोस्फेयर में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ओजोन परत की बात कर रहा है, वैसा ओजोन जो हमारी सुरक्षा करता है। मैंने बताया ना कि जब भी सिर्फ ओजोन लिखेगा तो आप गुड ओजोन समझेंगे, मतलब वैसा ओजोन जो समताप मंडल में पाया जाता है। उसको ऐसा मत समझिए कि बैड ओजोन कह रहा है जो हमारे यहाँ पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 49 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फिर दोबारा से भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो याद रखेंगे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 जून। 50 नंबर क्वेश्चन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापा जाता है। बताना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या मापा जाता है। ये क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा देख लेते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हिंदी होता है जैविक ऑक्सीजन मांग। परिभाषा पर ध्यान देंगे, लिखा गया है ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होता है। मतलब जो भी जल में कार्बनिक पदार्थ हैं उनका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन जब होता है तो उसके लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है उसी को कहते हैं क्या, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखेंगे जहाँ BOD ज़्यादा होगा वहाँ DO निम्न होगा, और BOD जल प्रदूषण की मात्रा को मापा जाता है BOD से। ठीक है, तो आपको यहाँ से जवाब मिल गया होगा। क्या मापते हैं इससे, जल प्रदूषण। ऑप्शन सी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से जल प्रदूषण मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर और उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण कौन सा है। बढ़ी हुई त्वचा कैंसर मतलब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन त्वचा कैंसर के जो पेशेंट है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो म्यूटेशन होता है इंसानों में या किसी भी जानवर में, तो म्यूटेशन एक निश्चित रेट से होता है, एक निश्चित दर से होता है, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि ये म्यूटेशन काफ़ी फास्ट हो रहा है और त्वचा कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है। ऑप्शन है अम्ल वर्षा, तो जी नहीं, अम्ल वर्षा इसका कारण नहीं है। दूसरा है ओजोन क्षरण, जी बिल्कुल सही बात है। ओजोन क्षरण से क्या होता है, UV रेज सीधे सीधे हमारे शरीर पे लगती है, और वो हमारे शरीर पे जब लगती है तो उससे क्या होता है,
हाईली म्यूटेशन देखने को मिलता है, बहुत उच्च उत्परिवर्तन होता है और साथ में जब त्वचा पे लगती है तो त्वचा कैंसर होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोराइड प्रदूषक शुरू में किसे प्रभावित करते हैं? बताना है कि फ्लोराइड युक्त जो जल होते हैं, जल कह सकते हैं, या जिस माध्यम से भी फ्लोराइड अगर हमें मिल जाती है, हमारे शरीर में जाती है, तो सबसे पहले वो किस अंग को प्रभावित करेगी? ऑप्शन है वृक्क मतलब किडनी, हृदय, मस्तिष्क और दांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दांत। फ्लोराइड प्रदूषक जो है सबसे जल्दी दांत को प्रभावित करती है। ध्यान से इसको याद रख लेंगे, सबसे पहले किस अंग को प्रभावित करेगी? तो दांत को करेगी। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ का जो जल है ना, उसमें फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जा रही है, जिससे दांतों पे भी असर पड़ रहा है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है, मतलब कौन सा ऐसा जीव है जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, सूचक है किसका? जल प्रदूषण का। ये ऑप्शन है लेमना पेंसिकोस्टेटा, अच्छे से इसको प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा है आइकॉर्निया क्रेसिप्स, तीसरा है ई कोलाई, चौथा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ई कोलाई। ध्यान रखेंगे, ई कोलाई जो होता है वो जल प्रदूषण का एक सूचक होता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति के हिसाब से आप पता कर सकते हैं जल में संदूषण की मात्रा, मतलब कितना कंटेमिनेटेड है, ये पता कर सकते हैं। वहीं लाइकेन से भी बराबर क्वेश्चन आ जाता है, तो लाइकेन किसका सूचक है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का वो मात्रक होता है, मात्रक नहीं, वो उसका सूचक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है किसको? अगर मात्रा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ जाती है तो सबसे ज़्यादा किसको वो नष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन, ऑप्शन ए। क्योंकि SO2 अगर हवा में बढ़ जाती है तो वहाँ से लाइकेन खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ऑप्शन देखते हैं, पहला अम्ल वर्षा, दूसरा ऑप्शन ओजोन क्षरण, तीसरा ऑप्शन ग्रीन हाउस, चौथा ऑप्शन तापीय प्रतिलोमन। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है किसके लिए? तो ओजोन के क्षरण के लिए। ठीक है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ग्रीन हाउस की भी गुण पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं लेकिन पाए जाते हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि CFC को वो ग्रीन हाउस गैस के लिस्ट में भी रख दिया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि ऑप्शन बी और सी दोनों, इसलिए आपको बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना होता है। तो CFC सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुँचाता है? तो ओजोन परत को पहुँचाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन क्षरण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। बताना है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एक जगह है जापान का, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा हरित गृह प्रभाव। जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हरित गृह प्रभाव है, उसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है? मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का एक शहर है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ये याद ही होना चाहिए। इसका मकसद है ओजोन क्षतिकारी पदार्थों में कमी लाना। ये दोनों जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता से संबंधित है या हरित गृह प्रभाव से संबंधित है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षतिकारी पदार्थों में कमी लाने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर पाया जाता है? ओजोन छिद्र का मतलब है कि ओजोन परत की मोटाई में कमी। ठीक है, और इसको किस मात्रा में मापते हैं? तो डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। तो जब वहाँ पे घनत्व कम हो जाता है ओजोन गैस का, मतलब उसकी परत पतली पड़ जाती है, तो उसको ओजोन छिद्र कहते हैं। तो पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा छिद्र किसके ऊपर है? ऑप्शन है अंटार्कटिका, यूरोप, भारत, अफ्रीका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महादेश है उसके ऊपर ओजोन परत काफ़ी पतला पाया जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उसके ऊपर जो है वो ओजोन छिद्र सबसे बड़ा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है,
WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, अभी WHO बड़ी सुर्खियों में था, जो जब से कोरोना चला ना तब से WHO बार बार आपको न्यूज़ में आपने इसको पढ़ा होगा या सुना होगा। कह रहा है WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। ऑप्शन है 20 से 30 डेसिबल, अगला ऑप्शन है 45 डेसिबल, सी ऑप्शन है 75 डेसिबल और डी ऑप्शन है 90 डेसिबल। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ ये नहीं बताया गया है कि किस परिस्थिति में पूछा गया है, मतलब कि रात के समय पूछा गया है कि दिन के समय पूछा गया है, औद्योगिक क्षेत्र में पूछा गया है कि साधारण आवासीय क्षेत्र में है, हॉस्पिटल वाले क्षेत्र में है कि स्कूल वाले क्षेत्र में है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया है। इसलिए इसका सबसे सूटेबल आंसर होगा ऑप्शन बी 45 डेसिबल। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर स्कूल या अस्पताल या औद्योगिक क्षेत्र ऐसा कुछ जुड़ जाता है तो ये आंसर बदल सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पूरा चार्ट दे रखा है, यहाँ देख सकते हैं। ये WHO द्वारा डिसाइड पैरामीटर्स हैं। कह रहा है आउटडोर लिविंग एरिया, मतलब जो आवासीय क्षेत्र होता है उसके बाहर का, आवासीय क्षेत्र में घर का नहीं, घर के बाहर का है, तो यहाँ पे दे रहा है 50 से 55। वहीं आउटसाइड बेडरूम देखिए, ये 45 है, मतलब रात के समय, और दिन के समय 60 है। स्कूल्स वगैरह के लिए देखते हैं 35 है रात के समय। फिर यहाँ देखिए प्री स्कूल बेडरूम्स, यहाँ क्या है 30 है और ये 45 है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यहाँ पे मानक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए सबसे सूटेबल आंसर होगा 45 डेसिबल। हालांकि ये कंडीशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन है लाइकेन सूचक होता है, तो ध्यान रखेंगे लाइकेन सूचक होता है SO2 प्रदूषक का। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सबसे अच्छा सूचक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है UV बीटा रेज, मतलब UVB, UV बीटा रेज। अगला है इंफ्रा विकिरण का अवशोषण, तीसरा है कॉस्मिक विकिरण का अवशोषण और चौथा है स्वच्छ मंडल का हिम अपरदन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए UVB। UV बीटा रेज जो होती है, जिसका अवशोषण अगर कर लिया जाता है, आंखों में पहुंच जाती है, तो कॉर्निया के पास बड़ी तेज जलन होती है और इसको ही नाम रखा गया है हिम अंधता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए UV बीटा किरण का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। ये कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आई एम श्योर आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ऑप्शन ए डॉप्सन इकाई। 63 नंबर क्वेश्चन है 63, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन है CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ एबव, मतलब जो भी ऑप्शन दिया गया उनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था पहले भी कि CFC ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन साथ में एक ग्रीन हाउस गैस भी है, मीथेन भी ग्रीन हाउस है, उसमें तो पूछना ही नहीं है। CO2 तो ऑल टाइम होता ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जो भी यहाँ गैस देख रहे हैं CH4 CFC CO2 सब के सब ग्रीन हाउस गैस के लिस्ट में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।